हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे YouTube चैनल भाटी ई क्लासेज में। एक बार फिर से 2-3 दिन हो गए अपना क्या हुआ, इतिहास का जो सिलेबस हो रहा है वीडियो नहीं आ रहा है, क्योंकि अपना इतिहास का अगला टॉपिक क्या है, मौर्य काल। मौर्य काल एनसीईआरटी की जो 10वीं कक्षा की किताब है उसमें देखे तो 3 या 4 लाइनों से ज़्यादा नहीं दिया गया है, बहुत कम दिया गया है। लेकिन ये मौर्य काल अपना टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि जो यूपीएससी की जो एग्जाम होती है आईएएस आरएस, उसमें भी ये मौर्य काल का टॉपिक मिलता है। अपने एयरफोर्स की तैयारी करो, कांस्टेबल, पटवार, राजस्थान की सभी कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत मौर्य काल आता है। तो चलो आज बहुत ही स्पेशल कक्षा होने वाली है, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे शेयर भी कर दो। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं आज मौर्य काल। मौर्य काल से पहले मैं आपको बताया था, मौर्य काल से पहले क्या आता है अपना, पहले पाषाण काल आता है, पाषाण काल के बाद में सिंधु काल आता है, सिंधु काल के बाद में वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर महाजनपद काल। आपने महाजनपद मैंने पिछली वीडियो में बताया है, और आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दूंगा, जहां जाकर आप महाजनपद काल देख सकते हैं। उसके बाद में आता है अपना मौर्य काल। मौर्य काल की जो समय अवधि होती है वो होती है 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व। जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, इतिहास की जिसके सब्जेक्ट होता है वो तो समझ लेता है कि ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होती है, लेकिन कोई मैथमेटिक्स के होते हैं, साइंस के स्टूडेंट होते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि कभी तो ये तिथि है सीधी चलती है, कभी उल्टी चलने लग जाती है, ऐसा कैसे होता है। लेकिन देखो दोस्तों, एक क्या होता है कि एक आधार मान लिया गया, ईसा मसीह को आधार माना गया है। ईसा को आधार मान के जो उनसे पहले का समय अवधि है उसको वो उल्टी चलती रहती है, और उनसे आगे की समय अवधि सीधी चलती है। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा से पहले का समय। तो यहाँ पर 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक मौर्य काल अपना जो समय अवधि थी। मौर्य काल अपने पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था, महाजनपद काल के अंतर्गत मगध जो महाजनपद था, बहुत ही शक्तिशाली जो महाजनपद था, उसी के बारे में ये टॉपिक आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मौर्य काल से भी एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा से पूरा टॉपिक क्लियर करवाऊं। तो चलो दोस्तों, मौर्य काल स्टार्ट करते हैं। मौर्य काल पढ़ने से पहले मौर्य शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मौर्य शब्द की उत्पत्ति हुई है मयूर शब्द से। मयूर का मतलब होता है मोर। मयूर का मतलब होता है मोर। मोर का पालन करने वाली जाति जिसको कहते हैं मयूर, जिसका वंश पड़ा मौर्य काल। मगध साम्राज्य था, ऐसी मान्यता मिलती है अपन इतिहास के अंतर्गत कि जो मगध साम्राज्य था, मगध के अंतर्गत जो गणानंद के नंद वंश से पहले का जो शासक था शिशुनाग वंश के अंतर्गत इसका जो मौर्य का सामंत था, चंद्रगुप्त मौर्य का पिता सामंत था, लेकिन नंद वंश के शासक गणानंद के पिता ने उसको शिशुनाग वंश के शासक को मार दिया, और उसके साथ में ही मां नंद वंश की स्थापना कर दी। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि मौर्य काल पढ़ेंगे अपन, तो मौर्य काल में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले तो किसके बारे में अपन को नॉलेज होना चाहिए, तो पहला है ब्राह्मण साहित्य। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से मिलते हैं अपन को मौर्य काल के बारे में, तो वो है साहित्यिक स्रोत कौन कौन से मिलेंगे। साहित्यिक स्रोत में पहला आता है अपना ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और जो है मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, पांतजलि की महाभाष्य, क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी,
और सोमदेव की कथा श्वेत सागर। अगर मौर्य काल पढ़ना है तो इन चीजों के बारे में अपन को नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। अर्थशास्त्र, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या क्या विष्णुगुप्त कहो, कौटिल्य कहो, एक ही था ये। और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, व्रत, सौमेंद्र की व्रत कथा मंजरी, पांतजलि की महाभाष्य, सौमेंद्र की कथा श्वेत सागर। और जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत दीपवंश और महावंश, इससे भी अपन को मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। जैन धर्म के अंतर्गत जैन धर्म के भद्रबाहु की कल्पसूत्र, इन अपन को साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। और एक तो विदेशी साहित्य था, विदेशी साहित्य में ले तो आता है मैगस्थनीज की इंडिका, स्नीज की इंडिका। इससे भी अपन को मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इसके बाद में देखो, ये तो हो गए अपन को साहित्य स्रोत। आगे जो है साहित्यिक स्रोतों के बाद में आता है किस किस के बारे में नॉलेज होना चाहिए मौर्य काल पढ़ने से पहले, उसके बारे में। कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, तीन नाम एक ही के थे। किसी को भी कहूँ कौटिल्य, मैं एक ही नाम कहूंगा कौटिल्य। कौटिल्य के बारे में नॉलेज होना चाहिए। दूसरा है सिकंदर, सिकंदर के बारे में नॉलेज। और तीसरा है मगध का गणानंद, मगध का गणानंद, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलो दोस्तों, मैं एक इंडिया का मैप बना दूं। इसके बारे में जानकारी होने के बाद में अपन अब टॉपिक शुरू करेंगे मौर्य काल। मैंने एक ये भारत का नक्शा बना लिया। तो इसमें देखो, मैंने पिछले वीडियो में एक बताया था कि जो मगध महाजनपद था वो ये पाटलिपुत्र, गया, वर्तमान में बिहार के आसपास थे, रहते हैं यहाँ पर था मगध। और जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो मगध के पर शासन करता था गणानंद। और यहाँ पर वर्तमान पाकिस्तान के अंतर्गत गांधार की जो राजधानी थी तक्षशिला, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय उस समय का, तक्षशिला का एक ब्राह्मण था जिसका नाम था चाणक्य। और यहाँ से सुदूर प्रदेश दूर, यहाँ पर यूनान के अंतर्गत एक छोटी सी रियासत थी यूनान की, जिसका नाम था मकदूनिया। मकदूनिया का एक शासक था सिकंदर, बहुत तगड़ा आदमी था ये। छोटी सी उम्र में विश्व विजेता बनना चाहता था। ये यहाँ से शुरू होता है, धीरे धीरे संपूर्ण यूनान पर कब्जा करने के बाद में धीरे धीरे आगे भारत की ओर बढ़ता है। 326 के अंतर्गत ये क्या करता है, भारत में प्रवेश करता है। पहले मैं भारत की जो स्थिति बता देता हूँ कि यहाँ पर हिमालय पर्वत है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, अरब सागर, तीन ओर से भारत सेफ है। लेकिन एक जो सिंध का जो प्रांत है, यहाँ से सिकंदर आक्रमण करता है और यहाँ सिंध नदी से होता हुआ आगे बढ़ता है। सिंध के राजा को पराजित करके आगे बढ़ता है। तो इसकी खबर मिलती है इसको तक्षशिला के ब्राह्मण को, जिसका नाम होता है चाणक्य, कि सिकंदर है पूरे विश्व को जीतता हुआ आ रहा है और भारत पर भी आक्रमण करता है, भारत पर खतरा है। तो उसने क्या किया,
उसने कहा कि जो भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है, खंड के रूप में 16 महाजनपदों में बटा हुआ है, उनको अगर एक कर दिया जाए, एक महाशक्ति बना दी जाए, तो अगर सिकंदर को भी हरा सकते हैं अपन। तो इसने क्या किया, अपने साथ में जो भी अध्यापक गण थे उनको साथ में लिया और अलग अलग महाजनपदों के पास में जाने लगे। कई राजाओं ने उसकी बेइज्जती की, कई राजाओं ने उसको कहा कि हाँ भाई तुमने हमें बोला है तो हम ध्यान रखेंगे। फिर ये क्या करता है कि वापस हार जाते, पूरे हार जाते हैं। दूसरे अध्यापक कहते हैं कि भाई नहीं, अब तो हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं वहाँ बेइज्जती होती है, क्या मतलब। तो यहाँ से चाणक्य अकेला ही निकल जाता है मगध की ओर, पाटलिपुत्र में, और वहाँ जाता है, वेट करता है, 1 दिन रुकता है, 2 दिन रुकता है, लेकिन जो मगध का जो गणानंद होता है वो अपने ऐशो आराम विलासीपूर्ण जिंदगी में मस्त रहता है, उनसे मिलता नहीं है। तब ये चाणक्य क्या करता है कि जोर जबरदस्ती होकर अंदर जाता है, तो देखता है कि वो बहुत विलासीपूर्ण जिंदगी जी रहा है, नृत्य चल रहा है, और वहां जाकर ये बोलता है, मगध का जो गणानंद था बोलता है कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि महर्षि, मैं एक तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्राचार्य हूँ, और एक सिकंदर नाम का कोई मान योद्धा है, वो भारत की ओर बढ़ रहा है आक्रमण करने के लिए, उनको रोकना है। और एक मैप तैयार करके लेके गया था वो, कि एक मैं अखंड भारत का निर्माण करना चाहता हूँ। तो मगध के जो गणानंद होते हैं वो उस मैप को फाड़ लेता है और कहता है कि ये ले, हो गए तेरा भारत अखंड। और उसके बाद में उसको धक्का मारता है चाणक्य को, धक्के मारने से वो गिर जाता है और उसकी जो चोटी होती है चाणक्य की खुल जाती है। तभी से वो प्रण लेता है कि मैं चोटी तभी बांधूंगा जब मगध के अंतर्गत जो गणानंद का जो शासन है उनका अंत कर दूंगा। ये यहाँ से वापस चला जाता है। बीच के रास्ते में पाटलिपुत्र के आसपास में उसको कुछ शिकारियों के झुंड दिखते हैं, वहां देखते हैं कि शिकारी शिकार करते हैं। वही चंद्रगुप्त मौर्य को ये देख लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य भी शिकार करता बहुत माहिर होता है, तो वो सीधा चला जाता है उस चंद्रगुप्त मौर्य की माँ, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य की मौरी नाम था उसका, उसके पास में जाता है। वो उस समय उसके मामा के पास रहती थी, तो उसके पास जाता है और बोलता है कि ये बच्चा मुझे चाहिए। लेकिन उसने कहा कि मेरा चंद्रगुप्त तो किसी का गुलाम है, किसी को बेच दिया उनको, तो वे उस जो गुलामों का आदान प्रदान करता है उनसे बात करता है, और 1000 कांस्य मुद्रा देकर चाणक्य क्या कर देता है, कौटिल्य उस चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लेता है और अपने साथ में तक्षशिला ले जाता है। जब ये चाणक्य तक्षशिला लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, तब उसकी आयु होती है 16 साल, सिर्फ 16 साल होती है। उस समय किशोरावस्था नहीं होती है इसके अंतर्गत। उसके बाद में क्या होता है कि यह जाता है 8 साल तक इसको शिक्षा प्रदान करता है। 8 साल एक राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए वो सारी की सारी शिक्षा देता है उनको। और एक बार ये यूनानी लेके गए प्लूटार्क और जस्टिन, वो कहते हैं कि एक बार जो चंद्रगुप्त मौर्य था इस तक्षशिला से जब आ गया था, सिकंदर आ गया था सिंध प्रांत में, तो वहाँ सैन्य अभ्यास में भी गया था, और वहाँ से उसको कोई कुछ बोल दिया था सिकंदर को, तो सिकंदर का ये कौन है, इसको मारो। तब ये भागे वापस यहाँ आ गया था तक्षशिला। तब चाणक्य ने कहा कि शाबाश, ऐसे ही गुण होने चाहिए कि अगर शेर की तरह वार करना आता है तो लोमड़ी की तरह भागना भी आना चाहिए। और इस तरह से वो सिकंदर यहाँ आ जाता है और सिंध के राजा को हरा देता है। लेकिन यहाँ व्यास नदी के आसपास तट पर आते हुए क्या पता क्या हो जाता है, महामारी। अलग अलग कारण बताते हैं, कोई कहते हैं कि महामारी फैल गई थी सिकंदर की सेना में, कोई कहते हैं कि वो ज्यादा समय से घर नहीं गए थे सैनिक, तो वापस जाने के लिए हो रहे थे। तो कुछ भी कारण हो, ये यहाँ से वापस रवाना हो गए थे 323 ईसा पूर्व के। 323 ईसा पूर्व के अंतर्गत सिकंदर व्यास नदी के तट से वापस रवाना हो गए और बेबीलोन नामक एक स्थान है, यहाँ पर बेबीलोन नामक एक स्थान है, वहां पर जाता है और वहां पर अकाल इसकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 33 साल की आयु में सिकंदर माय लगभग आधे से ज्यादा विश्व को जीत लिया था और यहाँ से उसकी मृत्यु हो जाती है। उनके जो सेनापति थे सेल्यूकस, उसमें इनके राजकार्य संभालते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि भाई सिकंदर चला गया तो और भी आसान हो गया चाणक्य का मगध सम्राट को नष्ट करने के लिए। फिर जब 24 वर्ष की आयु हुई तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने कूटनीति के कारण 322 ईस्वी पूर्व में मगध के राजा गणानंद को हराकर
मौर्य वंश की स्थापना की थी। 322 ईसा पूर्व में मगध के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। प्लूटार्क एक यूनानी है, वो कहता है कि ये 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को विजित कर देता है। और उसके बाद में क्या होता है कि 305 ईसा पूर्व के अंतर्गत सेल्यूकस निकेटर आता है अपनी सेना। जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, मगध का शासक बन जाता है, तो क्या होता है कि 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर होता है, वो अपनी सेना लेकर आता है यहाँ पर आक्रमण करने के लिए, पंजाब के क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए। तब 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध होता है। सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। निकेटर है ना विजेता, यूनानी शब्द है, निकेटर का मतलब होता है विजेता, हार जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि हार तो जाता है, अब क्या निकेटर को लग गया कि मैं हार गया, तो वो संधि कर लेता है। संधि करता है तो सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना की जो शादी है चंद्रगुप्त मौर्य से कर लेता है। इन भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय शादी कहे तो ये चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना की थी। और उसको चंद्रगुप्त मौर्य को ये हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और हेरात देता है, कंधार देता है, बलूचिस्तान और पेरिपेमिसडाई के जो आज के अफगानिस्तान के जो क्षेत्र है, कंधार है, काबुल है, हेरात है, मकरान है, ये सारे क्षेत्र इसको चंद्रगुप्त मौर्य को देते हैं। और फिर बाद में संधि होती है तो वो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के पास में और कहता है कि वो बड़े बड़े दिखने वाले वो क्या थे युद्ध में, पता नहीं, उसको नाम भी पता नहीं था कि वो हाथी है, क्योंकि यूनान के क्षेत्र में हाथी होते ही नहीं थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य इस युद्ध में हाथी का प्रयोग करता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य से पूछा कि वो बड़े बड़े दिखने वाले ऐसे करने के, ऐसे कौन, कैसे ऐसे वो करते थे ना, वो क्या होते थे? तो उसने कहा कि ये हाथी है। और तेरी तो ये हाथी है, तो हाथी इतना बड़ा होता है तो ये खाता क्या है? उसने बोला कि ये खाता क्या है? तो कुछ नहीं, क्या घास फूस और पानी पीता है, नॉर्मल सा जानवर है। अरे यार, तो सेल्यूकस ने क्या कहा था? सेल्यूकस ने कहा कि मुझे एक मेल और एक फीमेल एलिफेंट चाहिए, एक मेल और एक फीमेल हाथी चाहिए। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य कहता कि नहीं, भले ही रिश्ते में आप, नाते में आप मेरे ससुर जी बन गए, लेकिन इतना तो दिमाग मेरे में भी है, मैं आपको चाहे 500 हाथी दे दूं, लेकिन एक हाथी और एक हथेली कभी नहीं दूंगा। क्योंकि आप समझ ही गए होगे किस लिए नहीं देते थे। उसके बाद में 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया। फिर सेल्यूकस ने यहाँ के जो हेरात है, जेड्रोसिया है, पेरिपेमिसडाई है, ये सारे प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन साम्राज्य विस्तार हो गया था, जो यहाँ से उत्तर पश्चिम में ईरान है, यहाँ पर ईरान से लेकर यहाँ पर मगध और यहाँ पर कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक से लेकर या महाराष्ट्र तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। और तमिल ग्रंथ है अहनामूर और मुरनामूर। अहनामूर और मुरनामूर, इससे भी जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण विजय भी की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण विजय भी की थी अपने साम्राज्य के अंतर्गत, अपनी शासन काल के अंतर्गत। इसने लास्ट के जो 12 साल थे, उस समय लगातार काल पड़ता रहा इसके मगध साम्राज्य में, लगातार काल पड़ता ही गया। तो यहाँ पर एक जैन मुनि था भद्रबाहु को बुलाया और कहा कि क्या हाल हो रहे, राज्य के काल कैसे पड़ रहे हैं? तो उसने भद्रबाहु ने कहा कि तेरा पाप बहुत बढ़ गया है, तू महापापी है। तो क्या, चलो महापापी हूँ तो हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो बता दो मुझे। तो उसने कहा कि अगर हमारे जैन धर्म को आपको स्वीकार करना होगा, और एक संतारा विधि होती है, सलेखना या संताला, जैन धर्म के अंतर्गत संतारा या सलेखना, संतारा या सलेखना विधि होती है। इसके द्वारा क्या करते हैं कि आदमी अपने पाप कर्म से मुक्ति के लिए भूखा और प्यासा जंगल में अलग जाकर ब्राह्मण भगवान की भक्ति करता है और अपने प्राण को त्याग देता है। तो अंत में अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके जैन मुनि भद्रबाहु के कहने पर यहाँ पर मैसूर कर्नाटक के अंतर्गत श्रवण बेलगोला
श्रवण बेलगोला की पहाड़ी है, वर्तमान में मैसूर कर्नाटक के अंतर्गत है, वहां पर जाता है और 258 ईसा पूर्व के अंतर्गत वह सलेखना विधि के द्वारा भूखे और प्यासे रहकर अपने प्राण का त्याग कर लेता है। और उसके बाद में क्या होता है कि उसका पुत्र आता है बिंदुसार, वो शासन सत्ता संभालता है। तो इस प्रकार से एक छोटा सा बालक चंद्रगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य कोई भी कहो, एक ही नाम था, उसी की सहायता से वो एक अखंड भारत की नींव रखी और पूरे भारत को एक अखंड कर दिया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा और इससे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगला वीडियो में अपन पढ़ेंगे इसके बिंदुसार, अशोक, दो बहुत महान सम्राट आएंगे। तो इतना ही दोस्तों। और एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं प्रत्येक संडे के दिन क्लास नहीं आएगी, रविवार को कक्षा नहीं आएगी, रविवार को सिर्फ टेस्ट होंगे और उसमें से मैं व्हाट्सअप ग्रुप बनाऊंगा। 2 व्हाट्सअप ग्रुप होंगे, एक गर्ल्स के लिए होगी और एक बॉयज़ के लिए होगी। तो आप मुझे पर्सनल, मेरे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको उसके ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। 6 दिन आपको वीडियो मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेंगे और 7वें दिन संडे को शाम को आपका टेस्ट होगा। और जो टेस्ट के अंतर्गत विनर होगा उसको थंबनेल, अपने YouTube के अंतर्गत एक थंबनेल आता है जो वीडियो के आगे लगता है, वहां पर आपका जो विनर होगा उसका फोटो लगवाऊंगा मैं एक वीडियो के अंतर्गत और किंग ऑफ ग्रुप के नाम से वो बंदा जाना जाएगा। तो चलो दोस्तों, आशा करूंगा आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ोगे और सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब कर दो और आगे से आगे शेयर कर दो। धन्यवाद।